नमस्कार दोस्तों, आप सभी का BK स्टडी एट TAT में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिस्ट्री हमारा अतीत पार्ट 2 कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो चलिए अपना बुक क्लास 7 का स्टार्ट करते हैं। विषय सूची के पर एक नज़र देख लेते हैं। इसमें इस बुक में कुल 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय में आज हम इस वीडियो में अध्याय 1 और अध्याय 2 पढ़ेंगे। इस पुस्तक में इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। किस कैटेगरी के तरह इसमें बांटा गया है कि क्या क्या पढ़ना है, इसको एक नज़र देख लेते हैं। पहला तो परिभाषा, यानी कुछ अध्यायों में परिभाषाएं दी गई हैं। 2 नंबर में है अतिरिक्त जानकारी। बहुत से अध्यायों में रोचक जानकारी युक्त अतिरिक्त बॉक्स दिए गए हैं, तो उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। आगे देखते हैं। स्रोत बॉक्स यानी बहुत से अध्यायों में स्रोत से एक अंश दिया जा गया है। इन्हीं के आधार पर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। इन्हें ध्यान से पढ़कर इनमें दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। हमारे बहुत सारे स्रोत चित्रों के रूप में हैं। प्रत्येक चित्र की अपनी एक कहानी है। आगे देखते हैं। और नंबर 4 में दिया गया है, आपको कुछ अध्यायों में मानचित्र भी मिलेंगे। इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर अपने अध्याय में बताए गए स्थानों को ढूंढिए। और नंबर 5 में है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। प्रत्येक अध्याय में कुछ अंतर्निहित प्रश्न एवं क्रियाकलाप दिए गए हैं जिन्हें विशेष रूप से दर्शाया गया है। इन पर विचार विमर्श के लिए कुछ समय दीजिए। ये अपने दोस्तों के साथ इसको भी देखेंगे। अगर उसको छोड़ भी देते हैं नंबर 5 वाले को तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1 से 4 तक वाले पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए नंबर 6 में क्या है, अन्यत्र, यानी प्रत्येक अध्याय के अंत में एक अन्यत्र नामक खंड दिया गया है। आप अपने अध्याय में जिन घटनाओं को पढ़ रहे हैं उन्हीं दिनों में दुनिया के अन्य भागों में कौन सी घटनाएं हो रही थी उसकी एक झलक दिखाने के लिए इसे दिया गया है। और नंबर 7 में है कल्पना करें। एक छोटा सा खंड है, कल्पना करें। अब आपकी बारी है अतीत में जाकर उस समय में जीवन की जायजा लेने की। तो अतिरिक्त कल्पना वाले में यही पढ़ना पड़ता है, अतीत में जाकर उस समय में जीवन का जायजा लेने की। और नंबर 8 में है बीज शब्द। बीज शब्द में क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रत्येक अध्याय के अंत में आपको बीज शब्दों की एक सूची मिलेगी। ये आपको अध्याय में आए महत्वपूर्ण विषयों को फिर से याद दिलाएंगे। और नंबर 9 में है प्रत्येक अध्याय के अंत में विभिन्न तरह के कार्यकलाप दिए गए हैं। फिर से याद करें, आइए समझे, आइए विचार करें तथा आइए करके देखें, ऐसा भी है। इसको भी देखेंगे। इस तरह आपके पढ़ने, देखने, सोचने और करने के लिए इस पुस्तक में बहुत कुछ है। हमें पूरी आशा है कि आपको इनमें बहुत खुशी मिलेगी। अगर इतना इस तरीके से पढ़ लेंगे तो वाकई खुशी मिलेगी। तो चलिए अपना पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय का नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। चलिए आगे देखते हैं। मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर हैं। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ हैं। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2
पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उनमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। तो अब देख लेते हैं मानचित्र 1 और मानचित्र 2 में क्या है। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। तो ये है मानचित्र 1 भारतीय उपमहाद्वीप को। ये इसमें तो हमको पता नहीं चलता है यार। चलिए आगे देखते हैं। मानचित्र वाले बॉक्स को पढ़ ही लेते हैं। मानचित्र, जो व्यक्ति मानचित्र नक्शे बनाता है उन्हें मानचित्र कहते हैं। मानचित्र 2 में क्या है। 18वीं सदी के प्रारंभ में गिलाम द लिस्ले के एटलस नूबो के अनुसार यह उपमहाद्वीप का एक चित्र है। यस, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ये हो गया अपना प्यारा सा इंडिया, और ये हो गया नीचे छोटू सा श्रीलंका। ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये सी ऑफ अरब सागर। आगे देखते हैं। प्रश्न वाले यानी प्रश्न सूचक चिन्ह वाले बॉक्स को पढ़ते हैं। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें। क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में। गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका क्या कारण है, बताएं। आगे देखते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का, उनकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नई और पुरानी शब्दावली के बारे में हम लोग कुछ जानें। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को ही हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है।
विदेशी को ही हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यह बॉक्स वाले पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं। क्या आपको ऐसे कुछ और शब्द का ध्यान आता है जिनकी अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल जाते हैं? हाँ, बहुत हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हैं। इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में हम कुछ जानते हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे करने लगे हैं। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया है और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा है। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन मठ या मंदिर पांडुलिपियों एकत्रित करने यानी क्या करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिका या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिका छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही हैं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती हैं। हमें बाद के लिपिकाओं द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यह बॉक्स वाले पॉइंट को हम लोग पढ़ लेते हैं।
चलिए यहाँ से स्टार्ट है। कागज़ का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था? 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? तो 14वीं शताब्दी में ऑब्वियसली है कि कागज़ आसानी से उपलब्ध होगा, 13वीं शताब्दी में ना के बराबर होगा। आगे देखते हैं, इस बॉक्स वाले पॉइंट में है अभिलेखागार के बारे में। ऐसा स्थान जहां दस्तावेज़ों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेने देने के ब्यौरा का रिकॉर्ड रखते हैं। आगे देखते हैं, चित्र 1 के बारे में देखते हैं। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से, उसके बाद ये क्या है, नहीं सही से दिख रहा है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। आगे देखते हैं, चित्र 2, इसको भी देख लेते हैं। लिखावट के विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि यानी बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि जो कि दाईं ओर से लिखी जाती हैं अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। आगे देखते हैं, चलिए दोस्तों, चित्र 3 में है रहट के बारे में। आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में हम लोग जानेंगे। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्र यानी बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें कुछ के बारे में जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप की अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 18वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल
पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति को कायस्थ कहा जाता था। अहोम या कायस्थ कहा जाता, कायस्थ को, कायस्थ को ही लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति कहा जाता था आदि समूहों में भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास के परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाज में अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर पर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से बॉक्स वाले भाग को हम पढ़ते हैं। यहाँ से बॉक्स वाले भाग को देखते हैं। पर्यावास के बारे में बताया गया है। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से हैं। पर्यावास के अर्थ यही है। आगे देखते हैं, प्रश्न सूचक वाले पॉइंट को देखते हैं। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित हैं, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं? तो आप यहाँ तक पढ़े, आप बता सकते हैं, क्योंकि इसका प्रश्न इस प्रश्न का डिस्कशन इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। अध्याय 2 चोल, अध्याय 2 तुगलक, अध्याय 3 या मुगल, अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल रहा 1266 से 1287 ईस्वी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। आज ही अध्याय 2 को भी देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं।
साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। आगे देखते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुग़ल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। तो अभी अध्याय 3 और 4 में नहीं गए हैं, कर लेंगे। खलजी हैं और मुग़ल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक रहे। आगे देखते हैं। 18वीं सदी में मुग़ल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, यानी अध्याय 10 में पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे इसके बारे में। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में भी मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बॉक्स वाले भाग को देख लेते हैं। आगे देखते हैं। यस, यहाँ से हम पढ़ेंगे। मानचित्र 3 के बारे में देखते हैं। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल बसर फी मामालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत के बारे में बताया गया है। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन से प्रांत आते थे, तो चलिए देखते हैं। ये है सिविस्तान, उच्च, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समान, सरस्वती, कुहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र और मवार, ये सारे स्थान आते थे। आगे देखते हैं। भाषा तथा क्षेत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री यानी दक्षिण कर्नाटक में बोली जाने वाली द्वार समुद्री भाषा है। तेलंगानी यानी आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा, गुजरी यानी गुजरात में, मवारी यानी तमिलनाडु में, गौरी बंगाल में और अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा थे। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं। संस्कृत भाषा एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्र में आज बोली जाती हैं। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न हैं उनके चारों ओर घेरा खींचिए। ये आपका कार्य है दोस्तों, आप कर सकते हैं इतना सा कार्य। आगे देखते हैं।
आगे वाला बॉक्स में क्या है, पता लगाइए कि क्या आपका राज्य कभी इन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा है, यदि रहा तो कितने समय तक रहा है। हाँ, मेरा बिहार, अपना बिहार इन जैसे सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा है। अब कितने समय तक रहा है इसको अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, उसको पता करके आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे। आगे देखते हैं, क्या आपको संस्कृत ज्ञान एवं ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणियाँ याद हैं। यस, यह सिर्फ संस्कृत भाषा को सिर्फ ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। यही अमीर खुसरो की एक कथन है। चलिए दोस्तों, संरक्षक के बारे में इस बॉक्स वाले पॉइंट को पढ़ें तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। तो संरक्षक के बारे में क्या है, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उसी को संरक्षक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पुराने एवं नए धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। आखिर पुराने एवं नए धर्म में क्या अंतर है, क्या है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या इसका प्लस पॉइंट है, क्या इसका माइनस पॉइंट है। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इन आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग के महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। आगे देखते हैं, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रमेल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको कक्षा 8 में जानकारी मिलेगी। तो कक्षा 8 तक अपना पाठ को लेके जाते हैं। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमाओं को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों के कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार नेक्स्ट टॉपिक है।
आगे देखते हैं इस टॉपिक के बारे में क्या बताया गया है इस पुस्तक में। देखते हैं, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाला कुछ बड़े बड़े हिस्सों युगों का कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकत्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक प्रारंभिक दौर में, कृषि कर्मी शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी या 18वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्या से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और तब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जो जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या ऐसा ही रहा है। चलिए दोस्तों, कल्पना करे वाला आ गया है जी, चलिए इसे देखते हैं। आप एक इतिहासकार हैं, ठीक। इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विषय यानी आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक इतिहास चुनिए और समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प होगा। ठीक है, बीज शब्द के बारे में देखते हैं। बीज शब्द हैं पांडुलिपि, जाति, क्षेत्र और काल विभाजन। दोस्तों, इस अध्याय में आने वाले प्रश्न के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, आप उस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में प्रश्नों का डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। तो चलिए
नेक्स्ट अध्याय 2 स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 है जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो चलिए चित्र के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो मानचित्र 1 में क्या है, 7वीं से 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य के बारे में है। देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहाड़पुर, बनारस, प्रयाग, कन्नौज, इंद्रप्रस्थ, राष्ट्रकूट, मालखेद इत्यादि हैं। और परिवर्तनशील सीमाएं ये हैं परिवर्तनशील सीमाएं। जैसे जिसे रेड कलर करते जा रहे हैं ये सारे हो गया परिवर्तनशील सीमाएं। ये सारा का सारा है। आगे देखते हैं दोस्तों। मानचित्र में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमाना ने चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? क्या क्या है? राष्ट्रकूट, जो कि आपको बता दिए हैं राष्ट्रकूट के बारे में। कहाँ पे ये है राष्ट्रकूट। पाल के बारे में ये है। चोल के बारे में चोल कहाँ है जी? चोल ये हो गया, यस। और चाहमान यानी चौहान के बारे में। चाहमान कहाँ है? गुर्जर, प्रतिहार यहाँ हो गया, चाहमान यहाँ हो गया। तो आपको मिल गया जो यहाँ पर बोल रहा था। आगे देखते हैं। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नए राजवंशों का उदय के बारे में। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत यानी महामंडलेश्वर का अर्थ है पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी अपने स्वामी की आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह आगे देखते हैं। इस तरह एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 18वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गंधर्व, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मजात क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कादम्ब, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चित्र 1 की बारे में जानते हैं। एलोरा की गुफा 15 का भीति चित्र, जिसमें विष्णु का नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। आगे देखते हैं प्रश्न वाले शब्द में क्या है। क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। राज्यों में प्रशासन के बारे में जानते हैं। इन नए राज्यों चलिए देखते हैं, आगे स्क्रॉल कर लेते हैं। इन नए राजाओं में से
कई ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राजाओं में उत्पादक अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। चलिए देखते हैं आगे, बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। 400 कर, नहीं तो छोड़िए, बॉक्स वाले पॉइंट को बाद में देख लेते हैं। यहीं यानी राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होती थी, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं, क्योंकि बॉक्स वाले भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। 400 कर के बारे में बताया गया है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों के विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर हैं वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था में किन मायनों में भिन्न था, तो आप चर्चा कर सकते हैं आज के समय, आधुनिक समय को देखते हुए उस समय के प्रशासन और इस समय के प्रशासन में क्या अंतर रहे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपात्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह अवधारणा ग्रंथ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आगे बॉक्स वाले को देख लेते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था। नागभट्ट की उपलब्धियाँ के बारे में हम लोग जानते हैं। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान किया है। यानी आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि आंध्र, सिंध
विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग बंगाल का हिस्सा, अनर्थ यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात यानी वनवासी, तुर्क यानी तुर्क, वत्स मत्स्य यानी दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। कौन? तो नागभट्ट की ये उपलब्धियां थी। आगे देखते हैं, इस बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। इस अभिलेख में उल्लिखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र 1 में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? आगे देखते हैं, मानचित्र में क्या है, उल्लिखित इलाकों यानी मानचित्र 1 में जो उल्लिखित इलाके थे उसके बारे में हम चर्चा कर दिए हैं। आगे देखते हैं, चित्र 2 के बारे में यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए हैं कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। आगे देखते हैं, भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था? चलिए इसके बारे में। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बावड़ी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकते हैं, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकते हैं, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकते हैं। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। आगे देखते हैं, लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता है। हम इसका एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप इनसे शब्दों को यानी सिंचाई से जितने भी संभव स्रोत हो सकते हैं उसका उल्लेख की एक सूची आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। धन के लिए युद्ध, यह नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में जानते हैं। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्रों या गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली गई लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 62 और 66 में। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपना सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध हैं। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे
संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए क्षेत्रों के बारे में कई बातें जानना चाहता था और उसने अल-बैरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बैरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं के चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्वी की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहरवालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसका कार्यकाल है 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासकों को 1199 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। मानचित्र, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले हम इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताइए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहने का एक ट्रांसपोर्टिंग का, हाँ यस, व्यापारिक हितों को भी देखकर करते ही होंगे, क्योंकि गंगा घाटी के क्षेत्र वाले हिस्से से पानी की सिंचाई के लिए सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगा। एक दूसरे राज्य से अपना जहाज़ के माध्यम से व्यापारी कर सकते हैं, इसके लिए भी क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं, उतना डिक्टेट नहीं कर पाएंगे। सुल्तान के बारे में कुछ शब्द यहाँ पे दिया गया है। अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है शासक, यानी सुल्तान का अर्थ है शासक। आगे देखते हैं। मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा, क्योंकि उसका अधिक से अधिक राज्यों पर अपना आधिपत्य हो। चलिए आगे देखते हैं। चोल राज, नज़दीक से एक नज़र। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है चोल राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे, नज़दीक से एक नज़र। चलिए आगे देखते हैं। परिवर्तनशील सीमाएं हैं ये। मानचित्र 2 चोल राज्य और उसके पड़ोसी के बारे में बताया गया। चलिए देखते हैं। चोल उड़ैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत से थे। उड़ैयार के चोल वंश प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभी सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों के रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के साडियन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इस टॉपिक के सब टॉपिक यानी नेक्स्ट सब टॉपिक है भव्य मंदिर और काष्ठ मूर्ति कला के बारे में हम लोग जानते हैं। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और
गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल प्रथम यानी चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर और संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। चित्र गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। बहुत ही एक अच्छा नज़ारा है गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर का। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस मंदिर को एक चित्र के जरिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक का नाम है कृषि और सिंचाई के बारे में। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए और गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती हैं। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं। चित्र 4 में क्या है? एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, यह जानने के लिए अध्याय 6 देखिए। तो अध्याय 6 अभी नहीं गए हैं, आगे देखते हैं। चित्र 5 को भी देख ही लेते हैं पहले, उसके बाद आगे देखें। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी की प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी में खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी का या धातु बंधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता था। आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक है साम्राज्य का प्रशासन, यानी चोल साम्राज्य के
प्रशासन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है प्रशासन के बारे में। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उड़ कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन का किसान अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी गई और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिर की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु में चिंगलपूट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से इन बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ तक तो बॉक्स वाले पॉइंट पढ़ लिए थे। आगे देखते हैं। भूमि के प्रकार के बारे में बताया गया है इस बॉक्स में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल बीके स्टडी 88 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी पढ़ाई में मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों आगे बॉक्स वाले पॉइंट को पढ़ते हैं। भूमि के प्रकार के बारे में बताया गया है। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। बेलनब गाय गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को पहाड़ में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान यानी तिरुमटुकन्नी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। आगे देखते हैं। इस बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। ये छोटा इसी को देख लेते हैं। क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियां के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता था? चलिए दोस्तों इस बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। अभिलेख और लिखित सामग्री के बारे में बताया गया है पैराग्राफ में। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता।
अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती हैं, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियार पूर्णम से एक उद्धरण। अरनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटापरा पुलाया का अर्थ है एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मणों और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे लोगों का एक छोटा सा पुरवा था, जिसमें ओछे किस्म के पैसा के लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूद पैरों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पैरों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाले कूतियाँ पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पों फटने से पहले तगड़े पुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। आगे देखते हैं। अन्यत्र के बारे में देखते हैं। अन्यत्र के बारे में क्या है। तंग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी। कल्पना वाले प्रश्न। आप एक सभा के चुनाव में मौजूद हैं। जो कुछ आप देख और सुन रहे हैं उसका वर्णन कीजिए। यह आम बात है, आप कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके प्रश्नों के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, आप उसे भी देखें। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी पढ़ने में मदद मिल सके।